आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आज हम करने जा रहे हैं हमारे 7th स्टैंडर्ड की सोशल साइंस की वर्कशीट जो कि है जियोग्राफी से, और हमारी वर्कशीट का नंबर 18 है। 27 नवंबर आज की डेट है। तो शुरू करते हैं। आपको याद है हम एयर के बारे में काफ़ी सारी बातें कर रहे थे और उसी के बारे में आज हम आगे बढ़ेंगे। तो एयर रिलेट करती है वेदर को भी और क्लाइमेट को भी, और ये दोनों ही दो अलग अलग चीज़ें हैं। आपने अक्सर सुना होगा हम कहते हैं वहाँ का क्लाइमेट बहुत हॉट है, वहाँ का क्लाइमेट कोल्ड है, या हम वेदर के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि अभी तो जो है बारिश का मौसम चल रहा है, यानी वेदर के बारे में बात कर रहे होते हैं हम उस वक्त कि रेनिंग है, या हम कह देते हैं कि सीजन। एक्चुअली वेदर के लिए हम सीजन वर्ड का भी इस्तेमाल करते हैं कि ये वाला सीजन है, वो वाला सीजन है। तो जब हम सीजन की या वेदर की बात करते हैं तो हम साल में देखते हैं कि ये कई बार चेंज होता है। कभी हम कहते हैं कि अभी तो विंटर सीजन चल रहा है या विंटर का वेदर है, या कभी कहते हैं हम समर वेदर चल रहा है। लेकिन यही बात जब हम क्लाइमेट के बारे में करते हैं तो वो हम ईयर के अंदर चेंज होने वाले, या दिन के अंदर मतलब इन अ डे चेंज होने वाले की बात नहीं कर रहे होते। जब हम इन अ डे बात करते हैं कि सुबह के वक्त तो बहुत ठंड थी पर अभी आज दोपहर में बहुत गर्मी हो गई है, हम ऐसा बोलते हैं ना कि सुबह तो कोल्ड था बट दोपहर जो है वो थोड़ी हॉट है। या हम कहते हैं कि इवनिंग के टाइम पर बारिश होने लगती है तो हम कहते हैं कि रेनी सीजन हो गया है। तो जब हम एक दिन के अंदर इन अ डे चेंज की बात कर रहे हैं, इन अ ईयर चेंज की बात कर रहे हैं, तो वो हम वेदर की बात कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि इंग्लैंड का क्लाइमेट कोल्ड है, या हम कहते हैं कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कंट्रीज का क्लाइमेट हॉट है, तो वो हम एक लंबे टाइम की वो जो ड्यूरेशन है वो लॉन्ग टाइम है, एक लंबे समय की बात कर रहे हैं। और कम से कम किसी भी जगह का क्लाइमेट जब हम बताते हैं तो कम से कम हम 25 ईयर्स को अप्रॉक्स ऑब्जर्व करते हैं, और उसके बिहाफ पर हम उसका एवरेज निकालते हैं, तब हम कहते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। मतलब अगर हम ये कहें, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एग्जाम्पल में अगर हम बात करें भारत की, तो भारत का अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का क्लाइमेट कैसा है तो आप कहेंगे कि भारत का क्लाइमेट जो है वो मॉनसून टाइप है। वहीं पर अगर हम सर्दियों और गर्मियों की बात करें, हम अगर विंटर और समर की बात करें, तो आप अपने पेरेंट्स से एक बार पूछ कर देखिए कि जब वो स्कूल जाते थे तो वो स्वेटर कब लेना शुरू करते थे, तो वो कहेंगे हम तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक से स्वेटर पहनना शुरू करते थे। लेकिन अभी आपने देखा है नवंबर के लास्ट तक आते आते हम स्वेटर लेना शुरू करते हैं। तो 1-1.5 महीने का फर्क आ गया है। उनसे पूछिए वो कब तक स्वेटर पहनते थे, तो वो कहेंगे कि हम तो मार्च के आधे मार्च तक, मतलब करीब 15 मार्च तक तो हम स्वेटर पहनते ही थे। और अब अगर हम बात करें तो हम लोग फरवरी के स्टार्टिंग में ही स्वेटर छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो है वो बदलाव आ गया है। लेकिन ये कितने सालों की बात कर रहे हैं हम? 20-30 सालों की बात कर रहे हैं, 10-15-20-30 सालों की बात करें तो यही अगर धीरे धीरे और चेंज हो जाएगा और 20-30-40 साल इसी तरह से हम इसको ऑब्जर्व करते रहेंगे तो हम कहेंगे कि भारत का क्लाइमेट धीरे धीरे चेंज हो रहा है। लेकिन क्या हमने ये घोषणा कर दी है कि भारत क्लाइमेट चेंज हो चुका है, या भारत जो है वो पहले ठंडा था और अभी गर्म हो गया है, या पहले हॉट था अभी कोल्ड हो गया, या पहले कोल्ड था या अब हॉट हो गया? अभी हमने ऐसा कहा नहीं है। क्यों नहीं कहा? क्योंकि हम वेदर के बारे में जब बात करते हैं तो एक शॉर्ट टाइम की बात करते हैं, जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो हम एक लॉन्ग टाइम की बात करते हैं। The overall changes and variations of a climate are very stable, may take decades or occur। तो यहाँ पे आपने पढ़ा very stable, वो stable होती हैं, और उसमें decades यानी कि बहुत सारे साल लगते हैं, जिसमें एक डिकेड्स में 10 ईयर्स होते हैं। तो कई कई बार 10 ईयर्स यानी कि 10, 20, 30, 40 इतने कितने भी सारे ईयर्स हो सकते हैं। उसके बाद
ऑब्जर्व करने के बाद आप कहेंगे कि क्लाइमेट में चेंज आया या ये क्लाइमेट है यहाँ का। तो ये तो लगातार अभी बदल ही रहा है, स्टेबल नहीं हुआ। इसलिए हम नहीं कहेंगे कि भारत का क्लाइमेट अब ये हो गया है। जब ये स्टेबल हो जाएगा तब हम कहेंगे कि भारत का क्लाइमेट अब ये है। लेकिन अभी फिलहाल भारतीय क्लाइमेट की हम बात करते हैं तो उसे हम हॉट कोल्ड ना कह के मानसून टाइप कहते हैं, क्योंकि वही यहाँ का क्लाइमेट है। तो अब अगर मोटे मोटे स्तर पर हम बात करें कि वेदर क्या है और क्लाइमेट क्या है, तो वेदर और क्लाइमेट दोनों में ही कॉमन बात यह है कि हम बात कर रहे होते हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की। लेकिन जब हम वेदर की बात करते हैं तो हम स्पेसिफिक प्लेस की बात कर रहे होते हैं, स्पेसिफिक टाइम में, जो कि शॉर्ट टाइम होता है। जबकि हम क्लाइमेट की जब बात करते हैं तो हम वहां पर भी स्पेसिफिक टाइम की बात करते हैं, लेकिन वहां पे जो हम बात करते हैं वो एक लॉन्ग पीरियड की करते हैं। ये फर्क है वेदर में और क्लाइमेट में। वेदर ईयर में और इन अ डे चेंज हो सकता है, ये किसी इट कैन बी चेंज एट एनी मोमेंट। लेकिन जो क्लाइमेट है उसको चेंज होने में लॉन्ग टाइम लगता है, नियर अबाउट 25 ईयर्स, यानी अप्रोक्स 25 ईयर्स। और वेदर की जब हम बात करें तो ये शॉर्ट टाइम है और क्लाइमेट जो है ये लॉन्ग टाइम है, यानी डिकेड्स टू अकर। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर वेदर की जब हम बात करते हैं तो ये सनी, मतलब वही मैंने जैसे आपको बताया कि हो सकता है मॉर्निंग के टाइम पर जो सीजन आपको जो आपको वेदर दिखाई दे रहा है वो सनी हो, और आप जब इवनिंग की बात करें तो रेनिंग हो जाए, पॉसिबल है। लेकिन क्लाइमेट के साथ ऐसा नहीं होता है। जैसा क्लाइमेट है वो वैसा ही रहेगा कि अगर वो बर्फीला इलाका है सुबह के वक्त स्नो से ढका हुआ है तो शाम को भी वो स्नो से ढका हुआ ही दिखाई देगा आपको। तो वो फटाफट से चेंज नहीं होता। अगर वहां पर बहुत गर्मी पड़ती है, इतनी गर्मी पड़ती है कि जैसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करें कि वहां के लोगों का कलर ब्लैक होता है, तो सुबह अगर ऐसा था तो शाम को एकदम से चेंज नहीं होगा। लेकिन वेदर चेंज होता रहता है, क्लाइमेट इतना इजीली चेंज नहीं होता, उसमें बहुत टाइम लगता है। आई होप कि आपको वेदर और क्लाइमेट दोनों समझ आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो एक एक्टिविटी दी है और एक्टिविटी में आपको कहा है कि आप टेम्परेचर और वेदर को कैसे पता लगाते हैं और इसको पता लगाने के बाद आपको हेल्प कैसे मिलती है। तो हम कई तरीके हैं जिससे ये पता लगाते हैं। इसके लिए न्यूज़पेपर में भी आप अपनी सिटीज का क्या टेम्परेचर है देखते हैं, न्यूज़ में भी दिखाया जाता है, न्यूज़ चैनल पर भी दिखाया जाता है। उसके बाद अब हमारे पास फ़ोन है और फ़ोन में भी ये इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। उसके बाद ये हमें हेल्प कैसे करता है, ये हमें कई तरीके से हेल्प करता है। जैसे अगर हम अपनी बात करें, हम जब सिटीज़ में रहते हैं तो अगर हम मान के चलिए दोपहर को भी घर से निकल रहे हैं और हम चेकआउट करना चाहते हैं कि रात को हमें आते हुए 10 बज जाएंगे, क्या टेम्परेचर होगा। क्योंकि दोपहर में अगर टेम्परेचर मान के चलिए 25 का है या 24 का है तो आपको लगता है कि स्वेटर की जरूरत नहीं है। लेकिन आप देखते हैं कि रात को जब हम आएंगे तो टेम्परेचर जो है वो 19 होगा या 18 होगा, या आप देखते हैं कि टेम्परेचर तो जो है वो 16 चला जाएगा। तो आप सोचते हैं अभी तब तो ठंड हो जाएगी तो हम स्वेटर जर्सी ले लेते हैं। तो ये इस तरह से आपको हेल्प करता है। लेकिन एक और बात अगर हम देखें टेम्परेचर के बारे में, ये हमसे ज़्यादा हेल्प करता है फार्मर्स को। वो अगर टेम्परेचर्स के बारे में और वेदर के बारे में अगर उन्हें पता चलता रहता है तो इससे वो ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वेदर के अकॉर्डिंग वो अपनी जो फार्मिंग करते हैं, खेत जो उनके होते हैं उन्हें कब कितना पानी देना है, उनकी वाटरिंग उन्हें करनी होती है, और दूसरा चीज़ें उनकी देखरेख में वो इस्तेमाल करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वेदर वो फिर फॉलो करते हैं चीज़ों को ताकि उनकी अच्छी खेती हो सके। मानकर चलिए उन्हें किसी तरह का उन्हें टेम्परेचर का या वेदर का उनको कोई भी अनुमान नहीं था और उन्होंने सुबह सुबह पानी दिया और शाम को बारिश हो गई, तो वो ओवर हो जाएगा। भाई पौधों को अगर प्लांट्स को आप ओवर दे देंगे वाटर भी, तो वो भी उनके लिए नुकसान है। तो इस तरीके से ये उनको हेल्प करता है। तो अगर हम बात करें वेदर की, तो वेदर को कौन कौन सी चीज इफेक्ट करती हैं, तो वेदर की ही हम बात करें तो वेदर को कई सारी चीजें इफेक्ट करती हैं कि वहां का टेम्परेचर कैसा है, वहां पर एयर प्रेशर कैसा है, वहां की जो एयर है विंड उसके अंदर मॉइस्चराइजर कैसा है। अभी दो तीन बातें हैं जिसे हम मोटे स्तर पर भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे टेम्परेचर की। टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर की जब हम बात कर रहे हैं तो एक्चुअली हम एयर की बात कर रहे हैं कि एयर के अंदर कितनी कोल्डनेस या हॉटनेस है। आपसे जब भी किसी जगह की टेम्परेचर के बारे में बात की जाती है तो
तो वहां की हवा के बारे में यानी एयर के ही बारे में बात की जाती है। अगर आपसे कहा गया कि वहां का टेम्परेचर हॉट है तो इसका मतलब वहां की एयर में हॉटनेस है। अगर आपसे कहा गया कहीं किसी जगह की एयर किसी जगह पर कोई जगह जो है कोल्ड है तो इसका मतलब वहां की एयर में कोल्डनेस है। इसके साथ ही टेम्परेचर के बारे में हम और अगर कुछ बातें करें तो टेम्परेचर जो है वो इन अ डे और नाइट में चेंज हो सकता है, जैसे होता ही है, आपने देखा ही है। मैं अभी आपको एग्जांपल दे ही रही थी कि अगर अभी सर्दियां चल रही हैं तो हो सकता है सुबह के टाइम टेम्परेचर जो है वो 24 डिग्री हो, 24 डिग्री हो और 22 डिग्री हो, और इन अ नाइट जब मुझे वापस अगर घर वापस आना है 10 बजे या 12 बजे रात को तो हो सकता है उस वक्त का टेम्परेचर 14 डिग्री, 13 डिग्री या 15 डिग्री होने वाला हो, और उसी के अकॉर्डिंग मुझे सॉल स्वेटर जर्सी को कैरी करना पड़े। तो टेम्परेचर जो है वो चेंज हो सकता है, नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। ये दोनों बेस पर चेंज होता है, इन अ डे भी चेंज होता है और सीजन के अकॉर्डिंग भी चेंज होता है। जैसे अभी कौन सा सीजन चल रहा है, कौन सा वेदर चल रहा है, तो आप बोलोगे कि अभी तो विंटर्स शुरू हो गए हैं, लेकिन जब भी अब मैं कहूँगी आपसे पूछूं कि जून में जुलाई में कौन सा वेदर होगा, या मैं आपसे कहूँ मार्च अप्रैल में कौन सा वेदर होगा, तो आप कहोगे कि अब तो समर शुरू हो गए हैं। तो टेम्परेचर सीजन के अकॉर्डिंग भी चेंज होता है और टेम्परेचर इन अ डे और नाइट के अकॉर्डिंग भी चेंज होता है। तो दो बातें हमने इसके बारे में अभी जान ली। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, और वो इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है इंसोलेशन। इंसोलेशन एक, अगर हम बात करें कि इंसोलेशन क्या है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और ये जो फैक्टर है ये अगर बहुत आसान शब्दों में कहूं, जैसे यहां लिखा है एन इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज इंसोलेशन, मतलब जो टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करे। अब टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, आपको अच्छे तरीके से पता है कि टेम्परेचर का मतलब है एयर में हॉटनेस या कोल्डनेस। तो ये हॉटनेस कहां से आती है, तो हम कहते हैं कि सन की रेज के साथ हॉटनेस अर्थ तक पहुंचती है, और सन की रेज में ही हॉटनेस होती है। ये हम बराबर अब तक पढ़ते आए हैं। और जो एयर होती है अर्थ के चारों तरफ, जो एयर है, जैसे हमने लास्ट वर्कशीट्स में किया था कि एयर के बारे में कि कई सारी लेयर्स के बारे में बात किया था कि एयर की 5 लेयर्स हैं, और हमने बात की थी कि ये लेयर जो है सन से आने वाली रेज के साथ जो हॉटनेस आती है उसको कंट्रोल करती हैं। ये बात हमने की ही थी। तो वही जो हम एयर की बात कर रहे हैं उसमें जो ये इंसोलेशन की बात करें, ये वही है। इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। ये जो इंसोलेशन है ये सन के साथ जो एनर्जी, सोलर एनर्जी यानी सन की जो एनर्जी है, हॉटनेस है, अर्थ तक पहुंचती है, ये उसको कंट्रोल कर लेती है। अगर मैं ये कहूँ कंट्रोल करती है तो ये बिल्कुल ठीक होगा। तो आपसे अगर पूछा जाए इंसोलेशन क्या है तो आप बताएंगे इंसोलेशन सोलर एनर्जी को एक तरीके से इंटरसेप्ट करता है या कंट्रोल करता है, और इसके कंट्रोल की ही वजह से ऐसा होता है कि जो इक्वेटर्स हैं, इक्वेटर्स से हम पोल्स की तरफ बढ़ते हैं। आपको पता ही है अर्थ के पोल्स के बारे में। अर्थ के 2 पोल्स हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, और दोनों पर ही स्नो है, मतलब वो बर्फ से ढके हुए हैं, स्नो से ढके हुए हैं। क्यों ढके हुए हैं, क्योंकि इंसोलेशन की वजह से, क्योंकि जो इंसोलेशन है ये कंट्रोल करता है टेम्परेचर को, सन रेस के साथ जो हॉटनेस है उसको कंट्रोल करता है, और इसकी वजह से जो पोल्स हैं, पोल्स पर हॉटनेस नहीं है, वहां पर कोल्डनेस है, और कोल्डनेस की ही वजह से वहां पर स्नो है। और स्नो अगर वहां पर अगर हॉटनेस हो जाती, अगर पोल्स पर हॉटनेस हो जाएगी तो सारी स्नो वो वाटर बन जाएगी, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, उस बर्फ के ऊपर अगर गर्मी पड़ेगी तो पिघलेगी, तो पानी बन जाएगी। वाटर बनने के बाद सी लेवल बढ़ जाएगा, सी में वाटर लेवल बढ़ जाएगा, और जो कोस्टल एरिया है वो सारा डूब जाएगा, और हो सकता है धीरे धीरे कॉन्टिनेंट भी खत्म हो जाए। तो पृथ्वी यानी कि अर्थ के ऊपर सिर्फ पानी ही बचे, बाकी सब तो खत्म ही हो जाएगा, पानी में जिएगा कौन। तो ये हमने इंसोलेशन के बारे में बात की, ये दोनों पॉइंट इंसोलेशन के बारे में है। देन हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर सिटीज में बहुत ज्यादा होता है, तो क्यों होता है, उसका जो मेन रीजन है वो तो है, एक तो है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन
लगातार कुछ ना कुछ ऐसा हम करते ही हैं जिससे कि हम हीट का यूज करते हैं। पॉपुलेशन हीट का यूज करेगी, घर में खाना बनाना है तो हमें हीट चाहिए, हमारी बॉडी भी हीट इंक्रीज करती है और हम हर काम के लिए एनर्जी का यूज करते हैं। अगर हमने कमरे में अपने बल्ब जलाया है तो वो भी हीट प्रोड्यूस करता है। तो पॉपुलेशन तो हीट बढ़ाने का बहुत बड़ा रीजन है ही। इसके साथ ही हम जो व्हीकल्स इस्तेमाल करते हैं, फैक्ट्रीज और एक दूसरी एक्टिविटीज करते हैं, उनमें फ्यूल को बर्न करते हैं। तो फ्यूल जब बर्न होता है तो उससे भी हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये हो गई टेम्परेचर की बात। तो ये सब चीजें, इन सब चीजों की वजह से, मतलब ये तो हमारे ही बारे में कि हम टेम्परेचर कैसे बढ़ाते हैं, और बाकी सारे पॉइंट्स थे कि टेम्परेचर क्या है, तो एयर में हॉटनेस और कोल्डनेस है। फिर टेम्परेचर जो है 2 लेवल्स पर चेंज होते हुए दिखाई देता है, इन अ डे और नाइट एंड सीजन टू सीजन। उसके बाद इंसुलेशन। हमने ये सब बातें टेम्परेचर के बारे में अभी पढ़ी। अब हम बात कर लेते हैं एयर प्रेशर के बारे में। और टेम्परेचर के बारे में और एक बात बता देती हूं मैं आपको कि टेम्परेचर को हम थर्मामीटर से मापते हैं। इट इज यूज टू मीजर टेम्परेचर। आपसे पूछा जाए कि टेम्परेचर को किससे मापा जाता है या किससे उसको मीजर किया जाता है, तो आप कहेंगे थर्मामीटर से मीजर किया जाता है। आपको पता है बॉडी टेम्परेचर भी हम थर्मामीटर में ही मापते हैं। और आपसे अगर पूछा जाए कि इसकी यूनिट क्या है, तो बिल्कुल मत भूलिए, इसकी यूनिट है सेल्सियस। टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में नापते हैं। तो अब बढ़ जाते हैं दोबारा से वापस वहीं जहां हम पढ़ रहे थे। अब हम एयर प्रेशर के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको याद है कि हमने अभी भी बात की थी, एक तो टेम्परेचर की बात की थी और दूसरा हमने एयर प्रेशर की बात की थी। तो टेम्परेचर हमने पढ़ लिया, सेकंड हम एयर प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं। तो एयर प्रेशर क्या है? तो एयर प्रेशर की जब हम बात कर रहे हैं, मैं आपको फिर याद दिलाती हूँ, हमने एयर की 5 लेयर्स के बारे में बात की थी और जिसमें हमने फर्स्ट लेयर के बारे में बात की थी कि ये अर्थ के चारों तरफ है और इसी के अंदर सारी वो एक्टिविटी होती हैं जो वेदर रिलेटेड होती हैं। और इसी के साथ हमने बात की थी कि उसके बाद जैसे जैसे हम दूसरी लेयर्स में एंटर करते हैं, वैसे वैसे सन रेस की जो हॉटनेस है वो भी बढ़ जाती है। इसके अलावा हमने बात की थी कि वहां पर एयर प्रेशर भी कम हो जाता है, वहां पे एयर जो है वो अर्थ पर प्रेशर नहीं बना पाती। तो इसके 2-3 रीजन जो है अभी हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। बेसिकली यहाँ पर क्या बताया गया, हमारी अर्थ के पास जो एयर होती है वो प्रेशर डालती है अर्थ के ऊपर। एग्जाम्पल के लिए एयर का प्रेशर क्या है ये समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जब हम कभी रास्ते में जा रहे होते हैं और बहुत तेज हवा चल रही होती है, तो अगर हवा सामने की तरफ से आती है तो हम आगे बढ़ नहीं पाते, हमारे पैरों को धक्का लगता है, ऐसा लगता है कि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, बढ़ आगे रहे हैं लेकिन हमें पीछे की तरफ धक्का लग रहा है। लेकिन वही एयर अगर हमारे पीछे की तरफ से आ रही होती है तो हमारे पीछे से प्रेशर लगता है और हम आगे की तरफ भागते हैं। तो ये जो सामने से हवा आती है और हमें रोकती है, पीछे से आती है तो हमें आगे बढ़ाती है, ये क्या है? ये प्रेशर है, एयर का प्रेशर है। और यही एयर का प्रेशर एयर के चलने की वजह से अर्थ के ऊपर लगता है। तो एयर अगर तेज है तो उसका प्रेशर भी है। यही प्रेशर हम देखते हैं कोस्टल एरियाज में या सी लेवल के ऊपर देखते हैं। सी पर बहुत बहुत तेज हवाएं चलती हैं और वो आपने देखा, टीवी में देखा है कि किस तरह से पानी उठता है और गिरता है, उसमें भी एयर अपना काम कर रही होती है। समुद्र में, सी में वाटर लगातार ऊपर उठता है, वो नीचे गिरता है। तो ये क्या है? ये सब एयर का प्रेशर है। एयर प्रेशर की वजह से जो एयर की फर्स्ट लेयर है वो अर्थ पर प्रेशर बनाकर रखती है। भाई सीधी सी बात है, जब वो हम पर इतना प्रेशर डालती है तो अर्थ के तो चारों तरफ घूम रही है, तो वहां पर कितना प्रेशर बनाती होगी, तो वहां वो प्रेशर बनाती है। तो यही है एयर प्रेशर। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज अ pressure exerted by the weight of air on the earth surface। तो अर्थ की सरफेस पर जो अपना वो प्रेशर डालती है वही है एयर प्रेशर, जो उसका वेट है। एक्चुअली एयर का वेट है, तभी तो हमें आगे की तरफ और पीछे की तरफ धक्का लगता है एयर की वजह से। अब एयर के बारे में कुछ और बातें मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया ना, सी लेवल पर बहुत तेज एयर होती है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जितना अर्थ के नियर एयर का प्रेशर ज्यादा होता है और अर्थ से हम जितना ऊपर की तरफ जाते हैं उतना एयर का प्रेशर कम हो जाता है। तो सी लेवल जो है वो अर्थ का सबसे निचला इलाका है, सबसे लोएस्ट, हम कहें कि सबसे ज्यादा, अगर हम अर्थ पर कहें सबसे ज्यादा
नीचे वाली जगह कौन सी है, तो हम कहेंगे समुद्र। और सबसे ऊंची वाली जगह कौन सी है, तो हम कहेंगे माउंटेन्स। तो अर्थ के नियर, बिल्कुल बिल्कुल करीब, बिल्कुल पास में एयर का प्रेशर ज्यादा होता है, इसीलिए सी लेवल पे वो हवाएं हमें ज्यादा दिखाई देती हैं। वहीं हम माउंटेन्स की बात करें तो हम अर्थ के सरफेस से बहुत दूर चले गए। जैसे माउंटेन्स की हम बात करें कि हम 10 किलोमीटर ऊपर चले गए, अर्थ से हम 10 किलोमीटर दूर हो गए, तो वहां पे एयर का प्रेशर कम होता है। और हमने पढ़ा था कि एयर के अंदर ही सारी गैसेज होती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। और हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो सी लेवल पर ऑक्सीजन आपको खूब अच्छा मिलेगा, क्योंकि वहां पर एयर बहुत सारी है। वहीं अगर आप माउंटेन्स पर चले गए, तो माउंटेन्स पर जाने के बाद वहां पे एयर कम हो जाएगी, तो एयर है ही नहीं, तो प्रेशर भी एयर का ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो वहां पे एयर भी कम हो जाएगी और एयर का प्रेशर भी कम हो जाएगा। और वहां पे एयर का कम होने की वजह से, एयर का प्रेशर कम होने की वजह से वहां पे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। और यही बहुत बड़ा रीजन है कि माउंटेन क्लाइंबर्स अपने साथ सिलेंडर लेकर जाते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है। और अगर वो, और यही एक वजह है कि ऐसे एरियाज में ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से लोग बीमार हो सकते हैं और वो मर भी सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, एट वेरी हाई एटीट्यूड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड अवेलेबल ऑक्सीजन गेट सो लो that people can become sick and even die. That's why mountain climbers use oxygen cylinder when they ascend very high peaks. बहुत ऊंची चोटियों पर, ऊंचाइयों पर वो जाते हैं तो सिलेंडर को साथ लेके जाते हैं। अब एक और बात जो यहाँ पर आपको समझाई गई है, वो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। यहाँ पर काफी ज्यादा बातें लिखी हुई हैं जिसे आपको समझने में दिक्कत होगी। मैं दोनों पॉइंट्स को जोड़कर समझाती हूँ आपको। आप इसे खुद पढ़ लीजिए, क्योंकि वर्कशीट बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है, तो आप इसे खुद पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर जो लिखा है उसे मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। आप जब पानी को गर्म करते हैं, आपने बॉईल किया होगा पानी को, और बॉईल नहीं किया तो बॉईल होते हुए देखा तो जरूर ही होगा। तो गैस पर जब पानी को बॉईल करते हैं तो आपने देखा होगा, दो चीजें आपने नोट की होंगी। पानी को हमने अभी ठंड में अक्सर हम पानी गर्म करके पीते हैं, तो पानी में जब हम उंगली डालते हैं तो ऊपर से पानी गर्म होता है और पानी नीचे की तरफ ठंडा होता है। कई बार हम इस गलत फहमी में कि पानी ऊपर से गर्म होता है, ग्लास में डाल लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि पानी ऊपर से गर्म था, नीचे से ठंडा था, और पानी उतना गर्म हुआ ही नहीं जितना हमें लग रहा था। और कई बार क्या होता है कि पानी हमने ग्लास में डाल के छोड़ दिया, तो गर्म पानी ऊपर हो गया, और जब हम उसे पीते हैं तो ऊपर तो गर्म लग रहा था, उसके बाद नीचे से पानी ठंडा निकला। तो इसका मतलब ये है कि जो गर्मी होती है, जो हॉटनेस होती है, जो हीट होती है, वो एयर की हीट हो या वाटर की हीट हो, हीट हमेशा ऊपर की तरफ चलती है। इसीलिए जब हमने ग्लास में पानी डाला तो ऊपर का पानी हॉट था, जबकि नीचे का पानी हॉट नहीं था। तो हीट हमेशा ऊपर की तरफ चलेगी, चाहे वो पानी में हो चाहे वो एयर में हो। और यही वजह है कि जब हम पानी को, वाटर को बॉयल करते हैं, वाटर को बॉयल करने पर उसमें से जो आपने देखा होगा उसके अंदर से जो भाप निकलती है, और अगर हम भाप की बात कर रहे हैं तो उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टीम। तो आप देखते हैं वाटर जब बॉयल होता है तो स्टीम निकलती है, और वो स्टीम ऊपर की तरफ जाती है। क्यों? क्योंकि स्टीम जो है वो हॉटनेस है उसके अंदर। तो पानी के अंदर हॉटनेस हो या एयर के अंदर हॉटनेस हो, जिसके अंदर हॉटनेस होगी वो ऊपर की तरफ जाएगा, जैसे स्टीम ऊपर की तरफ जाती है, और जिसके अंदर ठंडक है वो नीचे की तरफ रहेगा। यही हम एयर के बारे में भी बात करें, वाटर के बारे में, एयर के बारे में। तो जब एयर के अंदर हॉटनेस बढ़ जाती है तो वो ऊपर की तरफ जाती है। तो हॉटनेस जब ऊपर की तरफ जाएगी, एयर ऊपर की तरफ चली जाएगी, तो आसमान यानी स्काई जो है वो हमें क्लियर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ऊपर एयर है और एयर में गैसेस हैं, और इसकी वजह से गैसेस के साथ साथ वो हम बात कर रहे हैं क्लाउड्स की, तो वो एयर ऊपर जाके क्लाउड्स भी बनाती है, जिसकी वजह से हमें स्काई जो है वो क्लियर दिखाई नहीं देता। तो ऐसी कंडीशन में जब एयर हॉट होने की वजह से ऊपर की तरफ जाएगी, मतलब ऊपर की तरफ जाएगी तो मतलब अर्थ सरफेस से दूर जा रही है वो, तो जब वो अर्थ सरफेस से दूर चली जाएगी तो अर्थ पर प्रेशर कम बनेगा। तो अगर शॉर्ट में हम बात करें, एयर अगर हॉट है, एयर के अंदर अगर हॉटनेस है, तो वो अर्थ पर प्रेशर कम बनाती है, बिकॉज ऑफ वो अर्थ से दूर चली जाती है, ऊपर की तरफ जाती है। और जब वो ऊपर की तरफ जाती है तो स्काई क्लियर दिखाई नहीं देता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि हॉट एयर कम प्रेशर बनाती है, वहीं पर
एयर के अंदर अगर कोल्डनेस है, उसके अंदर अगर ठंडक है, कोल्डनेस है एयर के अंदर, तो वो हैवी होती है और हैवी होने के साथ वो अर्थ के पास रहती है, और अर्थ के पास रहती है, नियर रहती है, तो वो अर्थ पर प्रेशर बनाती है। और क्योंकि वो एयर अर्थ के पास है, अर्थ पर प्रेशर बना रही होती है, तो जब आप स्काई को देखोगे तो स्काई में वो एयर नहीं दिखाई देगी, तो आपको स्काई क्लियर दिखाई देगा। और यही है वो दोनों पॉइंट जो यहां पर आपको समझाए गए हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। हॉट एयर लाइट वेट होती है और कोल्ड एयर हैवी होती है। हॉट एयर दूर चली जाती है अर्थ सरफेस से, प्रेशर कम बनाती है इसीलिए। कोल्ड एयर अर्थ के नियर होती है और अर्थ पर प्रेशर बनाती है। आई थिंक अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। मैंने आपको थर्मामीटर बता दिया था, हम थर्मामीटर से डिग्री सेल्सियस को मेजर करते हैं। वहीं अगर हम बैरोमीटर की बात कर रहे हैं तो उसका यूज हम एयर प्रेशर के लिए करते हैं। हम एयर प्रेशर की भी तो किसी ना किसी चीज से मेजर करेंगे, तो उसको हम किससे मेजर करते हैं? बैरोमीटर से। याद रखना है, थर्मोमीटर टेम्परेचर का मेजरमेंट करने के लिए और बैरोमीटर एयर का मेजरमेंट करने के लिए। अब हमने क्या सीखा फाइनली, अब हम ये देख लेते हैं। अभी हमें यहाँ पर बताना है इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल। तो ये सब क्यों होता है, और ये मैंने आपको वर्कशीट में समझाया था, ये मैं दोबारा बिल्कुल नहीं समझाने वाली हूँ। और आप पूरी वीडियो को एकदम ध्यान से और हो सके तो 2 बार सुनने की कोशिश कीजिएगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। Why does temperature in cities is much higher than that of village? तो टेम्परेचर इसलिए ज्यादा है क्योंकि मैंने आपको बता दिया यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, फिर फ्यूल, व्हीकल्स और दूसरे बहुत सारी एक्टिविटीज जिसमें हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। What kind of air pressure is found in cold areas? तो ये भी मैंने आपको बहुत डिटेल में अभी तुरंत ही बताया है। हैवी एयर होती है और वो प्रेशर बनाती है, साथ में स्काई जो है वो क्लियर और सनी दिखाई देता है, क्योंकि एयर नीचे है तो एयर फिर स्काई तो क्लियर दिखाई देगा ही। तो ये थी आज की वर्कशीट। आई होप कि आपको इससे अपनी वर्कशीट को समझने में, आपका टॉपिक क्लियर होने में बहुत हेल्प मिली होगी। अगर आप चाहते हैं महाअध्ययन की तरफ से आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहें जिससे आपके टॉपिक्स हैवी टॉपिक्स इजी तरीके से क्लियर होते रहें और आपको समझ में आ जाएं, तो उसके लिए जरूरी है महाअध्ययन चैनल चलता रहे, और उसके लिए जरूरी है आपके लाइक्स इस पर बढ़ते रहें, व्यूज आपके बढ़ते रहें, शेयर बढ़ते रहें, और उससे भी जरूरी है कि सब्सक्राइबर्स भी बढ़ते रहें। तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए। आपकी वीडियो के नीचे रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा होगा, उसको क्लिक करते ही उसका कलर चेंज हो जाएगा और लिखा होगा सब्सक्राइब। बस एक ही बार चैनल को सब्सक्राइब करना होता है। फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी सी प्यारी सी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार और धन्यवाद।